हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज की इस सीरीज में हम करंट अफेयर्स की ये सीरीज मैं आपके लिए चालू कर रहा हूँ और इस डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपको द हिंदू का एनालिसिस मैं हर दिन दूंगा। और आज के इस एडिशन में 12th में 2021 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले भी यदि आपको कोई इश्यूज हैं तो उनको आप ग्रुप में पूछ लीजिएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा डेली करंट अफेयर सीरीज बेस्ड ऑन द हिंदू। एंड इसके अलावा जो वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो स्टेट लेवल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं एक वीकली करंट अफेयर इश्यूज भी लेकर के आऊंगा। सो डोंट वरी, और इसको भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि मेंस आंसर आपको भी लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आज की जो पहली न्यूज है या जो पहला आर्टिकल है वह है आपका जेरूसलम पर बेस्ड। अभी हाल ही में जेरूसलम पर क्या हुआ, अटैक हुआ और इजराइल ने अल अक्सा मॉस्क जो है वहां पर मस्जिद जो है उस पर अटैक किया। और जो हरम ए शरीफ में उपस्थित है जेरूसलम में, तो इस पर जो ये आर्टिकल आया हुआ है और ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा आर्टिकल है फ्रेंड्स। अगर आपको पैलेस्टीन और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट को समझना है तो आप इस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। मैं आपको बहुत ही ब्रीफ में इसको समझा देता हूँ। ये हमारे पेपर 5 इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उस पर बेस्ड हो सकता है ये आर्टिकल, जो हमें रिलेट करता है जीएस पेपर में। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इजराइल और पैलेस्टीन जिसको आप बोलते हैं उनके बीच क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है। किसको लेकर? जेरूसलम को लेकर के, ठीक है। और जेरूसलम का जो कॉन्फ्लिक्ट है यही इनके सेंटर है, मतलब थीम है। इसी पर ही ये क्या कर रहे हैं, लड़ाई अपनी कर रहे हैं, ठीक है। और जो हम देखते हैं कि अल अस्का जो मॉस्क है, ठीक है, ये जो मस्जिद है यह थर्ड होलीएस्ट प्लेस है, तीसरी सबसे पवित्र जो साइट है बोल सकते हो, ठीक है। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहां पर है आपको याद रखना है, तो ये है जेरूसलम में। अब हम थोड़ा हिस्ट्री पर देखें कि क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई। तो 1947 में जब यूएन का पार्टीशन प्लान आया था, ठीक है, और पार्टीशन प्लान के तहत क्या हुआ था कि जेरूसलम को सिटी बनाया गया, इंटरनेशनल सिटी की तरह इसे डिक्लेयर किया गया था, ठीक है, इंटरनेशनल सिटी। लेकिन इसके अगले ही साल 1948 में इजराइल और अरब, मतलब खाड़ी देश जो थे हमारे, इन दोनों के बीच क्या हुआ, इन दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, वार हुआ। और इजराइल ने क्या किया, वेस्टर्न हाफ को, मतलब जेरूसलम के जो पश्चिमी हिस्सा था उसे कैप्चर कर लिया, ठीक है। और जॉर्डन ने, इजराइल का जो साथी देश है जॉर्डन, उसने क्या किया, उसने ईस्टर्न हाफ को ले लिया। मैं अभी मैप से आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, आप पहले इसको सुन लीजिए ताकि ये आपको आंसर राइटिंग में काम आए। और इजराइल जो है वह अपनी पूरी इस जेरूसलम को पूरी तरीके से क्या कहता है, अपना एक यूनिफाइड इटर्नल कैपिटल कहता है, यहां पर लिखा हुआ है। और ये मिस्टर जो हमें फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएस के, डोनाल्ड ट्रंप, इनके वर्ड्स में ये कहा गया है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, ठीक, क्यों ये प्लेस बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी चर्चा में बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं ये जो है आपका, ये इजराइल है। और इजराइल के यदि लोकेशन की बात करूं तो ये आपका मेडिटेरेनियन सी है। यहाँ पर आपको डेड सी मिलेगा और नीचे यहाँ पर आपको रेड सी मिलेगा, ठीक है। तो इजराइल के साउथ में क्या है, रेड सी है। इसके वेस्टर्न कंट्री है इजिप्ट और ईस्टर्न कंट्री है जॉर्डन, ठीक है। और साउथ नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री यदि बात करें तो सीरिया है और नॉर्दर्न कंट्रीज की लेबनान है। तो इतने आपको ये प्लेसेस याद रखना है। ये जो बहुत ही पतला सा स्ट्रिप है मिडिल ईस्ट का, ठीक है, मिडिल ईस्ट एशिया का, वह आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यदि आप क्या कर रहे हैं, यदि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा गाजा है, ठीक है, ये जो गाजा है और ये जेरूसलम है, इस पर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो गाजा पर कौन अभी रूल कर रहे हैं? गाजा पर रूल कर रहे हैं एक इस्लामिस्ट मिलिटेंट ग्रुप जिनका नाम है हमस, ठीक है। और इन हमस को इजराइल ने क्या किया है,
मिलिटेंट ग्रुप घोषित किया है, टेररिस्ट ग्रुप घोषित किया है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया था, इजराइल पर हमला किया गया था। तो इजराइल ने क्या किया, इजराइल ने फाइट बैक किया और वहां पर बॉम्बार्डिंग की, जो कि हमारा आज की न्यूज बनी। अब इतना सारा चीज आपको याद रखना है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं कि वर्ल्ड जो ज्योग्राफी है, ठीक है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है, पेपर 4 इसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर से आपको याद रखने वाली बातें जितनी है उतनी मैंने आपको बता दी। तो आई थिंक कि ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। यदि आपको इस पे और कुछ जानना है तो आप जरूर से उस आर्टिकल को पढ़ लीजिएगा। मैं ये जो पीडीएफ है यह ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ओके, हम बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मुझे बहुत ही अच्छा आर्टिकल लगा वह था हमारा ये वाला आर्टिकल, नॉट ऑल क्राइसिस आर अपॉर्चुनिटीज फॉर रिफॉर्म्स। सभी जो आपदाएं होती हैं, जो विपदा होती, क्राइसिस होता है, कमियां होती, वो सभी अपॉर्चुनिटी नहीं है, वह सभी अवसर नहीं है रिफॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब जो पेपर 6 में हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, इकोनॉमी का जो पार्ट है, वहां से रिलेट किया है। ऑथर ने बहुत अच्छी चीजें बताई हैं और हमें पता है कि 1991 में क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था इंडिया में, जिसे आप एलपीजी के नाम से जानते हैं। आपका जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे, ठीक है, वह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इन तीनों रिफॉर्म्स को, जो 3 सेक्टर्स में या 3 तरह से रिफॉर्म किए गए, उसको ऑथर ने क्या किया है, 30 साल उसके, क्योंकि 2021 में 30 साल हो गए इन रिफॉर्म्स को, उसको क्या किया है 2021 के इस क्राइसिस वाले रिफॉर्म्स से कंपेयर करने की कोशिश की है। बहुत ही अच्छा लिखा है इन्होंने ये कहा है कि 1991 और 2021 में जो कॉमन था, वह कॉमन क्या था कि जो इकोनॉमी है वह क्या कर रही है, वह एक सीवियर ग्रोथ क्राइसिस की गुजर रही है। ठीक है, उस समय भी क्या था, ग्रोथ क्राइसिस था। ठीक है, वृद्धि दर जो थी वो बहुत कम थी और उस पर बहुत ज्यादा क्या था, दबाव बना हुआ था और इकोनॉमी जो है वह बूस्ट नहीं थी। ऐसे ही अभी 2021 में आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण ग्लोबल इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा डाउन में है। ठीक है, तो अब ऑथर ने क्या किया है, ऑथर ने 2 क्वेश्चंस यहाँ रेज किए हैं और इसी पर ही उन्होंने फिर क्या किया है, अपने आंसर्स को भी कोट किया है। पहला क्वेश्चन वो रेज करते हैं कि क्या एक क्राइसिस जो है वह रिफॉर्म्स के लिए बेसिस हो सकता है, आधार बन सकता है। मतलब यदि कहीं पर कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, अभी के केस में जो पैंडेमिक है, इस पर क्या एक आधार बना करके हम रिफॉर्म्स को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने उठाया है कि जो रिफॉर्म्स होंगे, अभी मान लीजिए 2021 के जो रिफॉर्म्स होंगे, क्या वह इकोनॉमी को रीजनरेट करने में, बहुत ही उसे फल फूल करने में कैपेबल होंगे, क्या सक्षम होंगे वह, ये भी उन्होंने मुद्दा उठाया है। अब हम बात करते हैं कि एक क्राइसिस को एक अपॉर्चुनिटी में बदलने के लिए, एक विपदा को, आपदा को एक अवसर में बदलने के लिए क्या क्या जो फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण उन्हें बदला जा सकता है। तो पहला जो फैक्टर ऑथर ने सजेस्ट किया है वह है कि जो ग्रुप रिलेशंस होते हैं, ठीक है, समाज में जो रिलेशंस होते हैं और इंटरेक्शन होता है ग्रुप्स का, ठीक है, आपस में जो ग्रुप्स के इंटरेक्शंस होते हैं उनमें चेंज आता है और एक सुटेबल बैकग्राउंड मिलता है चेंज के लिए। ठीक है, बदलाव के लिए एक बहुत ही अच्छी पृष्ठभूमि तैयार होती है। दूसरा इन्होंने एक फैक्टर उठाया है या कहा है कि क्राइसिस के समय, ठीक है, अथॉरिटी जो होते हैं, चाहे वह लोकल अथॉरिटीज हो, सेंट्रल हो या ग्लोबल अथॉरिटीज हो, वह क्या करते हैं, रूल्स को रिप्लेस करते हैं। ठीक है, रूल्स को क्या किया जाता है, रिप्लेस किया जाता है। जो नॉर्मल कंडीशनिंग थी, जो जिससे गवर्नेंस चल रहा था, वह अब रिप्लेस होते हैं। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि 1897 का जो पेंडेमिक एक्ट है वह लगा हुआ है, उसी के तहत, ठीक है, उसमें रिफॉर्म्स लाए 2015, 2005, ये 3 एक्ट जो हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है हमारे, अगर हम कोरोना पेंडेमिक की बात करें
तो इस पर जो एक्ट पे रिफॉर्म्स ला करके क्या किया गया, रूल्स को रिप्लेस कराया गया और अथॉरिटीज ने ये जो कदम उठाया। तीसरा ये फैक्टर बताते हैं कि जो लेजिटिमेसी है किसकी, जो प्रिवेलिंग रूल्स थे, पहले से जो चले आ रहे जो नियम थे और जो रूटीन था, ठीक है, रूल्स एंड रूटीन्स, उसकी जो लेजिटिमेसी है, उसकी जो इम्पोर्टेंस है, वह क्या, वह छोटी हो गई, ठीक है। या आप बोल सकते हैं कि उनमें क्या आ गया, उनमें एक ऐसा डाउनफॉल आ गया कि आपको उसको बदलना जरूरी हो गया है। लेकिन ऑथर ये बोलते हैं कि 2021 में, ठीक है, जो हुआ या जो हो रहा है वह 1991 के जैसा बिल्कुल भी नहीं। ऑथर का कहना है कि 1991 में जो रिफॉर्म्स हुए थे, वह जो रिफॉर्म्स जिनके कारण लाना पड़ा था वह थे एंडोजीनस फैक्टर। मतलब इंडियन इकोनॉमी में ऐसे कुछ फैक्टर्स बन गए जिनके कारण उन रिफॉर्म्स को करना जरूरी हो गया। लेकिन अगर 2021 की बात की जाए तो ऑथर का कहना है कि 2021 के जो फैक्टर्स हैं वो एक्सोजीनस है, मतलब इंडियन इकोनॉमी उनको नहीं बनाए, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था पे वह जनित नहीं है, बल्कि वह ग्लोबल है। और ग्लोबल होने के कारण जब भारत की इकोनॉमी में कोई चेंज लाना होगा हमें इस 2021 क्राइसिस पर, तो हमें ग्लोबल इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वहाँ पर भी वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। अब ऑथर ने इस सेकंड लास्ट पैराग्राफ में यहाँ पर एक कोट किया है कि पॉवर्टी जो है, ठीक है, गरीबी जो है, वह एक रिसर्च की स्टडी इन्होंने बताया है और उन्होंने कहा है कि जो गरीबी है भारत में वह इस 2021 के रिफॉर्म्स के कारण हो सकता है कि और ज़्यादा एक ऐसी सिचुएशन पर ले जाए जहां से वापस आना कठिन हो। लेकिन वह ये जरूर कहते हैं कि पॉवर्टी जो है वह भारत में बढ़ी है, खास करके अर्बन पॉपुलेशन में जो पॉवर्टी लेवल है वह बढ़ा है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्राइक हुआ है। एक और आर्टिकल यहाँ आप देख सकते हैं जहां पर लिखा गया था कि जो अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट है वह 12 to 20% वहां पर क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा है, बोल सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है वह इंक्रीज हुआ है, ठीक। अब किसी भी पॉलिसी प्रोसेस में तीन जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं, मेजर फैक्टर्स होते हैं या एजेंट्स होते हैं। वह कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो है हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, ठीक है। सेकंड जो है वह है पॉलिसी मेकर्स, जो पॉलिसी बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं, ठीक है, उनको क्रियान्वित करते हैं। और तीसरे होते हैं हमारे स्टेक होल्डर्स, जो कि हमारे स्टेक को होल्ड करने का काम करते हैं, या रेलेवेंट स्टेक होल्डर जिनको पॉलिसी क्या करती है, अफेक्ट करती है। इन तीनों के बीच ऑथर ने लास्ट में सजेस्ट किया है कि लीडर्स, पॉलिसी मेकर्स एंड इम्प्लीमेंटर्स और स्टेक होल्डर्स, इन तीनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक शेयर्ड विजन होना चाहिए, एक नजरिया होना चाहिए, जिनसे वह क्या कर सके, एक ऐसे कंक्लूसिव स्टेटमेंट दे सके या ऐसे कंक्लूसिव पॉलिसीज फॉर्म कर सके जिनसे सभी का फायदा हो। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा है इन्होंने और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जरूर कोट कर सकते हैं इसको अपने मेंस आंसर राइटिंग पर, और खास करके ये जो इकोनॉमी का जो सेक्शन होता है वह बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग होता है यदि आप उसको बहुत अच्छे से लिख सकें, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की ओर। आज का जो है हमारा थर्ड आर्टिकल है, यह आपके पेपर 5 इंटरनेशनल रिलेशन पर बेस्ड है। आर्टिकल में ऑथर ने लद्दाख क्राइसिस को क्या किया है, इवेल्युएट करने की कोशिश की है और चाइना को उन्होंने टारगेट किया है। तो यहाँ पर उन्होंने एक स्टडी की और उनकी फाइंडिंग्स को कहा है। ये लॉनी इंस्टीट्यूट की फाइंडिंग्स को ये बताते हैं कि लद्दाख जो है वह कैसे भारत के कंपटीशन को चाइना के साथ में डील करेगा, इसकी बात इन्होंने की है। इन्होंने स्ट्रेटजीज को बताया है कि कैसे स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं मिलिट्री के थ्रू, ठीक है। पॉलिटिकल कॉस्ट क्या क्या होंगे, ठीक है, लद्दाख से हमें पॉलिटिकल कॉस्ट क्या क्या होंगे, ठीक है, राजनीतिक जो हमारे मूल्य है वह कैसे होंगे। और इंडियन ओशन रीजन को इन्होंने एक की तरह बताया है
कि लद्दाख में जो क्राइसिस हो रही है, जो आपका खास करके एलएसी का जो रीजन है, ठीक है, तो वहां पर जो चाइना की जो पॉलिसीज हैं उन पर इन्होंने फोकस किया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा मैं ये आर्टिकल को, लेकिन यदि आपको एलएसी वगैरह के थोड़े बहुत अगर उसको जानना है तो आप इसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले आर्टिकल की ओर, और आज का जो अगला आर्टिकल है वह एक आर्टिकल नहीं बल्कि एक आप बोल सकते हैं कि ये एक फोटो छपी हुई है, और ये जो फोटो है यह है बंदा बहादुर सिंह की, ठीक है। ये कौन है? तो सिख जनरल है, ये बहुत ही फेमस सिख जनरल थे, और पंजाब गवर्नमेंट ने इनकी एनिवर्सरी मनाने का जो फैसला किया है उस पर ये पिक्चर है। लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है इस पिक्चर से वह यह है कि हमें सर्च करना है कि जो बंदा बहादुर थे वह कौन थे, और इनका जो पंजाब की हिस्ट्री में क्या इम्पोर्टेंस रहा, ठीक है। सिख जो गुरु थे वह कौन इनके कंटेम्पररी थे, और इनका जो कंट्रीब्यूशन है वह क्या था इंडियन हिस्ट्री पर, ठीक है। पेपर 4 जो हमारे हिस्ट्री है वहां पर ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको जरूर जानना चाहिए कि इन्होंने कैसे किंगडम को सेटअप किया है, ठीक। इस तरह से आपको पढ़ना चाहिए। अब हम आज के इस अपने लास्ट टॉपिक पर आ चुके हैं, लेकिन जितने टॉपिक्स मुझे आज मिले मैं आपको शेयर जरूर किया, और हो सकता है कि एक आध दो टॉपिक छूट जाए। जैसे आपको एक और आर्टिकल बताता हूं कि G7 का जो मीट होने वाला था उस पर अवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, उनका एक आर्टिकल आया हुआ है कि वह उसको अटेंड करने नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आप G7 के बारे में भी पढ़ सकते हैं। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं, ये भी आपके पूछा जाता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके प्रिपरेशन के लिए। तो इस तरह से आज का जो पेपर एनालिसिस मुझे लगा मैंने आपको शेयर किया, और आई थिंक कि ये आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जो हमारे डेली लर्नर्स हैं और जो हमारे स्टेट लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें। मैं लास्ट में जो वीक एंड होगा उस पर आपके लिए लेकर के आऊंगा जो आपके इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं डेली करंट अफेयर्स के, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली करंट अफेयर्स का, द हिंदू का एनालिसिस मैं हर दिन आपके लिए लेकर के आऊंगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।